3041 ভোট। জনাব তারেক রহমান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ধানের শীষ, প্রাপ্ত ভোট ৭২,৬৯৯। খুব দ্রুতই সরকার তার অফিসিয়াল রেজাল্ট পাবলিশ করার সাথে সাথে नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं द बनारसी। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं। सोशल मीडिया पे आपने मार ठप्पेबाजी देखी होगी। कहा गया कि ये रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन अब नतीजे सामने आने लगे हैं। विश्व भर से लोगों की निगाहें उस पे थीं और चुनाव के परिणाम जब जैसे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो बीएनपी के नेता तारिक रहमान का लगभग जीतना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी समेत विश्व के कई नेताओं ने बांग्लादेश के हालिया संसदीय चुनाव में बीएनपी के नेता तारिक रहमान की शानदार जीत पर उन्हें बधाई तो भेज दी, लेकिन वो इस बात से भी आशंकित हैं कि नए निजाम के साथ भारत और अन्य देश के संबंध कैसे रहते हैं। पीएम मोदी ने तो अपने संदेश में साफ किया कि भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों को आगे भी उसी सकारात्मक भावना से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा जताया कि नई बीएनपी सरकार के साथ मिलकर शांति, स्थिरता और विकास जैसे साझा मुद्दों पर काम किया जाएगा। यह बधाई संदेश इस बात का संकेत भी है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में व्यवहारिक और सहयोगी रवैया भारत अपनाने के मूड में दिख रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली की ओर से दोस्ताना शुरुआत मानी जा रही है, जहां पुराने मतभेदों से ज्यादा भविष्य की साझेदारी पर फोकस किया जा रहा है। बीएनपी की नई सरकार ने भी यह संकेत दिया है कि भारत के साथ इक्वल, फेयर और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहती है। यह पॉलिसी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पर दोनों पक्षों पर आधारित होगी, न कि किसी एक तरफा सुप्रीमेसी पर। लेकिन साथ ही बीएनपी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी देश बांग्लादेश के हितों को और उसके खिलाफ एक तरफा फैसले नहीं कर सकता। ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग तभी संभव है जब सम्मान और बराबरी की बात बने। बीएनपी ने बॉर्डर किलिंग, इन्फिल्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। पार्टी का यह भी कहना रहा है पिछले चुनावी प्रचार के दौरान और अभी भी कि अगर भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर कोई अनुचित कार्य हो रहा है तो वह उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। भारत भी यही चाहता है कि भैया जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो अवैध रूप से लोग आ रहे हैं, उनको रोका जाए। यह दावा भारत साथ साथ कुछ तनावपूर्ण मुद्दों पर बीएनपी की भविष्य की नीति का संकेत करता है, लेकिन यह नीति दोस्ती को कम किए बिना वो लागू करना चाहते हैं। बीएनपी ने तीस्ता और पद्मा नदियों के पानी के हिस्से को लेकर भी बात की है। उसका कहना है कि ये उनके देश के यानी बांग्लादेश के अस्तित्व का मुद्दा है और भारत बांग्लादेश जल समझौते पर वो पुनर्विचार यानी फिर से रीथिंकिंग करके नई बातें, नए तरीके से भारत की तरफ वो आएंगे ताकि पानी उनको मिल सके। यह मुद्दा पिछले कई डिकेड से यानी कई दशकों से सीमा पार पर जल वितरण के लिए भारत बांग्लादेश के रिश्तों को महत्वपूर्ण रहा है। बीएनपी ने अपना चुनाव प्रचार में यह भी कहा था कि बांग्लादेश धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करेगी और राष्ट्र सभी नागरिकों का है। अब देखते हैं आने वाले समय में हिंदुओं की, जो बांग्लादेश में लगातार हम घटनाएं सुन रहे थे पिछले 2-3 साल से कि हिंदुओं के ऊपर काफी हमले हुए, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके घर जला दिए गए, उस पर कितना रोक लगती है। बीएनपी की जीत नए सरकार का संकेत है, एक ऐसी सरकार जो भारत के साथ मूल्यों पर आधारित दोस्ती चाहती है, लेकिन न्याय, बराबरी और राष्ट्रीय हितों को लेकर स्पष्ट नीति अपनाएगी। यदि दोनों देश आत्मसम्मान और सुझाव आधारित सहयोग को प्राथमिकता दें तो यह रिश्ते को मजबूत बनाने के अवसर बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो तारिक रहमान है, इनके बारे में। तारिक रहमान अपने पॉलिटिकल करियर में पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव भी बीएनपी यानी जो बांग्लादेश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका नेतृत्व भी ये पहली बार कर रहे हैं। यानी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पहले ये कहां पाए जा रहे थे? इसके पहले पाए जा रहे थे इंग्लैंड में, भाग गए थे यहां से छोड़ के।
तारिक के नेतृत्व में बीएनपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। इस जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि बीएनपी तब जीत की ओर बढ़ रही जब शेख हसीना, जिनको भारत में शरण दिया गया है, जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। यानी एक तरफा चुनाव था। ये दो पार्टियां हैं वहां पे बड़ी। तो एक क्या कहते हैं, खालिदा जिया की पार्टी थी जिनकी अभी पिछले दिनों मौत हो गई। दूसरी थी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। अवामी लीग इसमें चुनाव लड़ी नहीं रही है। चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही अपनी मां खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक ने पार्टी की कमान संभाली थी। वो विजुअल आपको याद होगा जब तारिक जो है लंदन से लौटे थे, एयरपोर्ट पे बहुत पूरे विश्व भर में चर्चा हुई थी, उनका इस्तकबाल किया गया था, क्या करेंगे कैसे करेंगे। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम और पूरा चुनाव अभियान तारिक ने अपनी देखरेख में पूरा किया और तारिक के समर्थक उनको ही बांग्लादेश का नया और संभावित प्रधानमंत्री बता रहे हैं। बीएनपी भी तारिक को पार्टी के इकलौते नेता के तौर पे पेश कर रही है। हालांकि राजनीतिक विरोधी अतीत में यानी पहले भी रहमान के खिलाफ लगे करप्शन और एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। आगे बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही इनके साथ। रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और उससे कहा कि अवामी लीग सरकार का सिर्फ दुष्प्रचार मात्र है। रहमान ने करीब 17 साल तक लंदन में पॉलिटिकल असाइलम लिए रखा था। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने बीएनपी का गठन किया था। उनका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने बेहद कामयाबी से किया था। एक आध दो प्रधानमंत्री भी रही। उनकी पार्टी की कमान संभालने के बाद कम समय में ही सत्ता तक पहुंचाया था। अब पूरी जिम्मेदारी तारिक रहमान के कंधों पर है। तारिक रहमान अवामी लीग के शासनकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। अवामी लीग पर पाबंदी के बाद बीएनपी की मित्र रही जमात इस्लामी ही उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरी। यानी एक समय में जमात इस्लामी जो था वो बीएनपी का सपोर्टर हुआ करता था, उनके साथ सरकार में शामिल होते थे लोग। लेकिन इस चुनाव में वो उनके खिलाफ खड़े हुए। यानी चुनाव इस बार बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच ही था। अवामी लीग इस चुनाव से बाहर हो गई थी। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना की समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2008 में रिहा होने के बाद वो सपरिवार लंदन चले गए थे। तारिक वहां से करीब 17 साल बाद यानी इस साल दिसंबर में ढाका लौटे। इस साल नहीं, पिछले साल। हाँ, पिछले साल दिसंबर में ढाका लौटे। तारिक रहमान 26 दिसंबर को ढाका लौटे। 18 महीने जेल, 17 साल लंदन बिताने के बाद इसी के जरिए बांग्लादेश की राजनीति में तहरीक रहमान की वापसी होती है। इसके कुछ दिनों बाद 30 दिसंबर को खालिदा जिया का निधन हो गया, उनकी मौत हो जाती है। उसके 10 दिन बाद इस साल 9 जनवरी को बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति ने औपचारिक तौर पर तारिक को पार्टी का अध्यक्ष चुन लेती है। हालांकि खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा होने के बाद से ही तारिक लंदन में रहते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उससे पहले साल 2002 में खालिदा जिया ने उनको पार्टी का वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मनोनीत किया था। 7 साल बाद 2009 में बीएनपी के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। बांग्लादेश के पहले सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक का जन्म 1965 20 नवंबर को होता है। हालांकि बीएनपी की वेबसाइट पर उनकी जन्मतिथि दर्ज है, लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी जो जन्म तारीख है 1968 बता दी है। देखिए, विरोधी यही पकड़ रहे हैं जन्म तारीख 1965 वेबसाइट पे लिखा है और 1968 इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दे दिया है। बीएनपी की वेबसाइट में कहा गया कि ढाका के बीएएफ शाहीन कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई के बाद तारिक ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन विभाग में दाखिला लिया था। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, न कोई डिग्री आई, न कोई सर्टिफिकेट आया कि उन्होंने वहां पर पूरी की नहीं की। अब हो सकता है एडमिशन ले लिया हो, नहीं पढ़े हो, नेता के बेटे थे, प्रधानमंत्री के बेटे रहे भाई, तो जरूरी नहीं है कि पूरा किए हो ना किए हो। दूसरी ओर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में तारिक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक ही बताई है। बीएनपी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मुक्ति युद्ध के दौरान कई अन्य सैन्य अधिकारियों के परिवारों के साथ जियाउर रहमान के परिवार को भी बंदी बनाया गया था। उनके बेटे तारिक रहमान और अरफात रहमान
भी बंदी थे। पार्टी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तारिक ने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और साल 1988 में बगुड़ा जिला बीएनपी की गावतली उपजिला यूनिट के सदस्य के तौर पर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। हालांकि पार्टी के कई नेता और अध्यक्ष सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने बताया कि दलगत राजनीति में तारिक का सफर 1991 के संसदीय चुनाव में शुरू हुआ था। खालिदा ने उस समय 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसकी देखरेख तारिक की जिम्मेदारी थी। यानी तारिक ही उस 5 सीटों पे, सोच लीजिए खालिदा जिया 1991 में 5 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उसकी सारी चुनावों की जिम्मेदारी, चुनाव कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, तारिक ही सारा संभाल रहे थे। साल 2001 में संसदीय चुनाव पार्टी राजनीति उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। उस साल बीएनपी के नेतृत्व में 4 दलों के गठबंधन में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई थी बीएनपी ने। इसमें 4 लोग कोalition गवर्नमेंट बनी थी। उसमें 4 पार्टियां थी, जिसमें से एक ये मुस्लिम लीग भी थी शायद। हाँ, मुस्लिम लीग भी थी। बीएनपी सरकार के उस कार्यकाल दौरान हवा भवन के मुद्दे को तारिक रहमान और उसके नजदीकी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो आगे चलकर देशव्यापी बहस के मुद्दे बन गए थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और कहते हैं कि साल 2001 के संसदीय चुनाव से पहले चुनाव कार्यकाल के तौर पर इस्तेमाल करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए हवा भवन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें तारिक रहमान की अहम भूमिका निभाई गई थी। उनका कहना था कि ये उस चुनाव में जीतकर बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन हवा भवन पर बीएनपी का कब्जा बना रहा और इस पर विवाद पैदा हो गया। प्रॉपर्टी के विवाद भैया वहां पे भी रहा, कब्जाबाजी बांग्लादेश में भी होती रही है, भारत से कोई अलग नहीं है। साल 2001 के चुनाव के समय में ही पार्टी में तारिक रहमान की सक्रियता बढ़ती रही। साल 2002 में 22 जून को वरिष्ठ संयुक्त महासचिव का पद बनाया गया उनके लिए और उनको उस पर मनोनीत कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ और शोधकर्ता कहते हैं कि यही पार्टी की राजनीति में उनकी बड़ी छलांग थी। जिया परिवार सदस्य होने के नाते उनको यह पद सौंपा गया था। बाद में उनके इर्द गिर्द, मतलब उनके आसपास ही पूरी पार्टी का ढांचा बनाया गया, उनको अगला नेता बनाया गया, बनाने का शुरुआत हो गई थी। इस बार चुनाव में बीएनपी का मुकाबला अपनी पूर्व सहयोगी, मतलब इस बार जो 2026 का चुनाव था अभी जो बीता है एक पिछले हफ्ते, उसमें जमाते इस्लामी से था। ऐसे में पार्टी के नीति निर्माता चाहते थे कि आम लोगों की निगाह में रहमान की छवि मुक्ति युद्ध और उदार लोकतंत्र के समर्थक एकमात्र नेता के तौर पर हो। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों जो हिंदुओं के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हमले हुए, किस तरह से ये खेल किया गया। वहां पे मुक्ति युद्ध की बात हुई कि बांग्लादेश को हम आजाद कराएंगे, उसके नेता के रूप में इनको, मतलब उस परिवार से आते हैं, तो वो एक कैरेक्टराइजेशन किया गया और एक उदार लोकतंत्र ने डेमोक्रेटिक फेस के रूप में इनको पेश किया गया। इससे पहले बीएनपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल यानी 2001 से 2006 के दौरान पार्टी के अध्यक्ष का बनानी स्थित कार्यालय काफी विवादों के घेरे में घिर गया था और उसी को हवा भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो बनानी भवन जो था, बनानी में एक था कार्यालय इनका, उसी को हवा भवन का नाम ये लोग दिए थे। रहमान और उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालांकि वह और उनकी पार्टी से राजनीतिक विरोधियों का दुष्प्रचार बताते हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएनपी सरकार के इस कार्यकाल में साल 2004 में विपक्ष की नेता शेख हसीना के ढाका में हुई रैली में ग्रेनेड से हुए हमले के लिए अवामी लीग के तारिक रहमान हवा भवन को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। और कार्यकाल के दौरान हुए इस हमले में बाद में तारिक रहमान को अभियुक्त बनाया गया और उनको आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद तारिक को ऐसे मामलों से राहत मिल गई। बीएनपी तो पहले से ही इन आरोपों को खारिज करती रही। तारिक रहमान के चुनावी हलफनामे में कुछ 77 मामलों की जानकारी दी गई है। अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के दौरान उनको अपने खिलाफ तमाम मामलों में या तो बरी कर दिया गया या फिर वह रिहा हो गए। बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक हिंसा और टकराव के बाद जनवरी 2007 में
सेना के समर्थन वाली कार्रवाई सरकार ने सत्ता संभाली थी। तारिक रहमान को उस समय भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने जेल बिताने पड़े थे। उन्हें गिरफ्तारी के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ढाका की एक अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर भी लिया गया। हालांकि उसके महज 6 महीने पहले तक प्रधानमंत्री के बेटे के तौर पर पार्टी और प्रशासन में उनके बेहद इज्जत और पकड़ थी। पार्टी ने हिरासत में रहने के दौरान उन पर अत्याचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। रहमान का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद उनको काफी यातनाएं दी गई थी। तारिक रहमान तो 11 सितंबर 2008 को देश छोड़कर सपरिवार लंदन रवाना हो गए। खालेदा जिया ने तो तब तक देश नहीं छोड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि सैन्य नेतृत्व के साथ एक समझौते के तहत रहमान की जेल से रिहाई हुई थी। तब मीडिया में इस आशय की खबर छपी थी और रहमान ने देश छोड़ने से पहले भविष्य में राजनीति नहीं करने से संबंधित एक मुचलका भी दिया था। यानी देश छोड़ने के लिए सेना से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रहमान देश कभी नहीं लौटेंगे और कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खालेदा जिया ने उस समय खुद कहा था कि तारिक अब राजनीति नहीं करेंगे, वह लंदन में पढ़ाई करेंगे। मतलब एक किताब का हवाला देते हुए अगर मैं बताऊं तो दिवंगत जो बीएनपी नेता थे, मौदूद अहमद नाम के एक नेता थे, उन्होंने अपनी किताब जो 2007 में छपी थी, जेल में किस तरह, यानी कारागरे केमोन छिलाम, 2007-2008 में लिखा था कि हो सकता है कि खालेदा जिया ने सैन्य जनरलों के साथ यह समझौता किया हो कि तारिक अब आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। शायद रहमान ने ऐसे किसी मुचलके पर हस्ताक्षर भी किए हों, यानी ये कि बेल बॉन्ड साइन हुआ था उनका कि उनको यहां से देश से भैया निकाल दिया गया, जान बचा दी जाए। बीएनपी की ओर से लंबे समय तक कहा जाता रहा कि तारिक रहमान इलाज के लिए लंदन में रह रहे हैं, लेकिन साल 2018 में 24 अप्रैल को पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पहली बार स्वीकार किया कि रहमान ने साल 2012 में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था और 1 साल के भीतर ही उनका आवेदन मंजूर हो गया था। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना की समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के बाद बीएनपी नेता खालेदा जिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। खालेदा के साथ उनके बेटे अराफत रहमान, जिनकी अब मौत हो चुकी है, को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में एक कार्यकारी आदेश के जरिए अराफत इलाज के लिए थाईलैंड चले गए थे, वहां से मलेशिया गए और वहीं जनवरी 2015 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। विश्लेषक हैं, उनकी नजर में मलबे के ढेर से दोबारा उठ खड़े होने जैसा है, यानी ये एक फिनिक्स फेनोमेना इसको मानते हैं। तारिक ने राजनीति के अंधेरे कोने को तो देखा ही, उनको देश में संघर्ष और बदले की राजनीति का भी अनुभव हासिल हुआ है। विश्लेषक मोहम्मद मुजीबुर अहमद कहते हैं कि तारिक रहमान अपने दम पर बीएनपी के शीर्ष नेता के तौर पर उभरे हैं और अवामी लीग के गैर मौजूदगी के कारण उनको एक मंच मिल गया, लेकिन अब उनके सामने जनता के बीच परीक्षा में कामयाब होने की चुनौती का सामना होगा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि बांग्लादेश के सभी लोगों को साथ लेके एक डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ें। तारिक रहमान के सामने एक और सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का पलायन और वहां पे रोजगार, क्योंकि देखा जाता है कि बांग्लादेशी युवा और लोग अक्सर बॉर्डर पार करके भारत में चले आते हैं, जो कि इलीगल तौर पे चले आते हैं। जनसंख्या भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और शिक्षा। तो क्या इस्लामिक रेडिकल जो बांग्लादेश हो रहा था वो डेमोक्रेसी की तरफ दोबारा बढ़ेगा? ये आने वाले समय में दिखेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे थे बनारसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।